रहीम अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज जो है वो चैप्टर नंबर 6 का सेकंड पार्ट आज हम हल कर रहे हैं। सो स्ट्रेट फॉरवर्ड हम क्वेश्चन नंबर 80 से स्टार्ट कर रहे हैं। इट सेज दैट लॉ ऑफ लर्निंग एसोसिएटेड विद रीइंफोर्समेंट इन द ऑपरेंट कंडीशनिंग इज़। ये एक बहुत ही बड़ा मिसअंडरस्टूड किस्म का क्वेश्चन है, इसको आपने बड़े ध्यान से समझना है। देखिए, जो लॉ ऑफ लर्निंग या लॉज ऑफ लर्निंग्स जो हैं वो दिए थे थॉर्नडाइक ने, जिसमें लॉ ऑफ रेडीनेस, लॉ ऑफ इफेक्ट और लॉ ऑफ एक्सरसाइज शामिल है। उनमें से जो ऑपरेंट कंडीशनिंग की थ्योरी है जो स्किनर ने दी थी, वो बेस करती है सिर्फ लॉ ऑफ इफेक्ट पर। क्यों? लॉ ऑफ इफेक्ट का मतलब ये होता है कि कोई काम का असर कैसा होगा। अगर तो असर उसका खुशगवार होगा, यानी कि प्लेजरफुल होगा, तो जो ऑब्जेक्ट है या एनिमल है वो उस काम को दोबारा करेगा। और अगर उसका असर जो है वो पेनफुल है तो वो उससे एहतजाज करेगा, वो उसको नहीं करेगा। यानी कि लॉ ऑफ इफेक्ट बेस करता है पेन एंड प्लेयर प्रिंसिपल पर। स्किनर बॉक्स में जब ये ऑपरेंट कंडीशनिंग की थ्योरी को पेश किया था B.F. स्किनर ने, तो क्या किया था उसने, चूहे को एक स्किनर बॉक्स में जब बंद किया गया था तो उसमें जो इंस्ट्रूमेंट फिट किए गए तो उसमें एक लीवर था। अब स्किनर ये चाहता था कि चूहा जो है वो लीवर प्रेस करे, और चूहा ये चाहता था कि उसे खुराक मिले। अब शुरू में रैंडम मूवमेंट्स के बाद चूहा अचानक जो है वो लीवर प्रेस कर बैठता है। बाद में उसे ये पता चल जाता है कि लीवर प्रेस करने से ही खुराक मिलती है, क्योंकि जब भी लीवर प्रेस होता है तो उसको खुराक मिलना शुरू हो जाती है। तो जब उसे खुराक चाहिए होती है, क्योंकि वो उसका टारगेट है, तो उसके प्लेजर मिलता है। तो जब भी उसे खुराक चाहिए होती है तो वो लीवर प्रेस करता है, तो उससे उसको प्लेजर मिलता है, यानी कि उसका रिवार्ड या खुराक मिलती है। तो स्किनर बॉक्स में जो इंस्ट्रूमेंट डाला गया उसका जो मैकेनिज़्म था वो डिपेंड करता था लॉ ऑफ इफेक्ट पर। तो लॉ ऑफ रेडीनेस या लॉ ऑफ एक्सरसाइज का उसमें कोई ताल्लुक नहीं है। बहुत से सवाल जितने भी बुक्स हैं उनमें ये सवाल गलत टिक किया हुआ है कि उसमें सारे लॉज इम्प्लीमेंट होते हैं। नहीं, बल्कि उसमें थॉर्नडाइक का एक और लॉ ऑफ सही व खता का जो ट्रायल एंड एरर मेथड है, ट्रायल एंड एरर मेथड इंप्लीमेंट होता है। क्यों ट्रायल एंड एरर मेथड कैसे होता है? जब चूहे को पता नहीं होता, इंस्ट्रूमेंट में बंद होता है, वो उस माहौल से आश्ना नहीं होता, वो रैंडम मूवमेंट्स बनाता है, तो अचानक उसकी प्रेस हो बैठता है उससे लीवर। बाद में वो कुछ और लेसर मूवमेंट के साथ लीवर प्रेस कर बैठता है। ऐसा ऐसा वो जान लेता है कि ये लीवर है और इसी को प्रेस करने पर खुराक मिलती है। तो शुरू में वो लॉ ऑफ जो क्या नाम है ट्रायल एंड एरर मेथड है उसके मुताबिक, और फिर उसके बाद लॉ ऑफ इफेक्ट की बुनियाद पर जो है वो उसको ऑपरेट करता है। तो इसका जो जवाब है वो लॉ ऑफ इफेक्ट ही है। और स्किनर की जो थ्योरी है, जो जो ऑपरेंट कंडीशनिंग की थ्योरी है, वो लॉ ऑफ इफेक्ट पे बेस करती है। तो आपने इसको ध्यान से सॉल्व करना है। उसके बाद इंटरेस्ट, एटीट्यूड्स, एप्रिसिएशन, स्किल्स एंड अचीवमेंट्स आर प्राइमरीली द प्रोडक्ट ऑफ लर्निंग। द एबिलिटी टू थिंक इन अ नोवेल एंड अनयूजुअल वे, that is called creativity, new thinking, which is the basic born emotion. इनमें से जो basic born है that is fear. Piaget presented the theory of cognitive development. Model of 8 types of learning was designed by Gagne. The process of adaptation in Piaget's cognitive development theory is called assimilation and accommodation. उसके बाद है जी The process of helping individual make life adjustment at home, school and other phases of life is called guidance. मैं पिछली ही वीडियो के आखिर में आपसे गुजारिश कर चुका हूँ कि अगर काउंसलिंग और गाइडेंस में क्या फ़र्क है। काउंसलिंग होती है फेस टू फेस रिलेशनशिप टू सॉल्व द प्रॉब्लम की सोल्यूशन का लफ्ज़ जो आ जाए दैट इज़ कॉल्ड काउंसलिंग। काउंसलिंग में प्रॉब्लम सोल्यूशन की जाती है, जबकि गाइडेंस जहाँ पे भी आएगी उसका मतलब होगा एडजस्टमेंट इज़ द की वर्ड फॉर गाइडेंस। तो जहाँ पे एडजस्टमेंट आ जाए वहाँ पे आपने गाइडेंस को, और जहाँ पे प्रॉब्लम सॉल्विंग आ जाए वहाँ पे आपने काउंसलिंग को ठीक करना है। ये आपने याद रखना है। हायरार्की ऑफ नीड्स वाज प्रेजेंटेड बाय मैस्लो। एट विच स्टेज ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट द चाइल्ड डेवलप्स ऑब्जेक्ट परमानेंस। ऑब्जेक्ट परमानेंस जो है वो कंक्रीट ऑपरेशनल में जो है वो उसको हासिल करता है। ऑब्जेक्ट परमानेंस मतलब क्या है? जिस तरह एक आउट ऑफ साइट आउट ऑफ माइंड का मामला था ना,
कि एक चीज़ छुपा ली गई तो फिर वो बच्चा समझता है शायद वो एग्जिस्ट ही नहीं करती। लेकिन ऑब्जेक्ट परमानेंस की अचीवमेंट कंक्रीट ऑपरेशन में होती है जब वो ये समझता है कि चीज़ छुपा भी ली जाए तो वो उसको बाकायदा मांगता है, उसकी तलब करता है, उसको तलाश करता है कि नहीं कि मुझे ला कर दें, ये मुझे पता है ये कहीं ना कहीं छुपी होगी। तो दैट इज़ ऑब्जेक्ट परमानेंस, यानी कि वो ये समझता है कि ऑब्जेक्ट इज़ परमानेंट, द ऑब्जेक्ट इज़ हियर एंड इट इज़ एग्जिस्टिंग। So this is in the stage of cognitive operational stage. The pioneer of identifying the individual differences was, individual differences जो है वो फ्रांसिस गाल्टन ने individual differences पेश किए थे। The learning method that is associated with observing of the behavior of others, observing the behavior of others, that is called imitation. Imitation कहते हैं किसी की नकल करना, यानी कि दूसरों को ऑब्जर्व करके वैसा ही करना, कॉपी करना, imitation. Which is the basic born emotion, love. अब फेयर भी बेसिक बार्न है, लव भी बेसिक बार्न है। अब जहाँ पे फेयर होगा तो फेयर लगाएंगे, लव होगा तो लव लगाएंगे। अब जहाँ पे वो नहीं है तो यहाँ पे लव दिया गया तो हम लव लगाएंगे। हु वाज द फर्स्ट साइकोलॉजिस्ट? एरिस्टोटल। फाउंडर ऑफ द सोशियो साइकोलॉजिकल डेवलपमेंट? एरिक्सन ने सोशियो साइकोलॉजिकल डेवलपमेंट की स्टेजेस दी थी, 8 स्टेजेस थी। ट्रस्ट वर्सेस मिसट्रस्ट, ऑटोनॉमी वर्सेस डाउट एंड शेम, इनिशिएटिव वर्सेस गिल्ट, इंडस्ट्री वर्सेस इन्फीरियरिटी, आइडेंटिटी वर्सेस रोल कन्फ्यूजन, इंटीमेसी, आइसोलेशन, जेनेटिविटी एंड स्टैग्नेशन। ये 8 स्टेजेस थी, ठीक है। इस पर कभी अलहदा से बात करेंगे। ये साइको सोशल डेवलपमेंट की स्टेजेस थी। विच इज़ नाउ द टाइप ऑफ मेमोरी? जो एटिंगसन मॉडल ऑफ मेमोरी है उसमें ये सारी मेमोरी की किस्म है। शॉर्ट टर्म मेमोरी भी मेमोरी है, लॉन्ग टर्म भी, सेंसरी भी। सिर्फ स्ट्रॉन्ग मेमोरी जो है वो मेमोरी की किस्म नहीं है। जो एटिंगसन का मॉडल है उसके हिसाब से जो मेमोरी का मॉडल है उसमें स्ट्रॉन्ग टर्म मेमोरी जो है, जो स्ट्रॉन्ग मेमोरी, वो मेमोरी की टाइप नहीं है जहाँ पर जो है वो डी जो है उसको ठीक होना चाहिए। परसेप्शन एंड अटेंशन प्ले मेजर रोल इन लॉन्ग टर्म मेमोरी। परसेप्शन यानी कि आप उसके कितने सेंसेस यूज़ करके उसको परसीव करते हैं और कितनी अटेंशन पे करते हैं, इस चीज़ का इन्हिसार होगा आपकी लॉन्ग टर्म मेमोरी पर। लॉजिकल थिंकिंग एसोसिएटेड अकॉर्डिंग टू जॉन पियाजे स्टार्ट्स एट द एज ऑफ कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज। लॉजिकल थिंकिंग का जो फीचर है वो खूबी जो है कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज में हासिल होती है। एक्सपेरिमेंट्स ऑन लर्निंग बाय इनसाइट वर परफॉर्म्ड बाय कोलर। लर्निंग बाय इनसाइट की थ्योरी जो है इसको गेस्टाल्ट थ्योरी भी कहा जाता है। इसका पहला बान जो था वो वर्दिमिर था और बाद में इस पर कोलर और कोफ ने बात की तो इस थ्योरी को जो है प्रमोट किया था। इसको गेस्टाल्ट या लर्निंग बाय इनसाइट कहते हैं। इसका एक सिंगल स्टेटमेंट है कि होल इज़ अदर देन द पार्ट। होल जो है उसका एक अलग इमेज होता है, पार्ट्स वो इमेज जनरेट नहीं कर सकते, उनका तासुर और होता है। Translation of concrete experiences, development of logical thinking are given by Piaget. Theory of self-actualization was given by Maslow. जो उसकी hierarchy of need थी उसकी जो लास्ट स्टेज थी, हायर स्टेज थी अचीवमेंट, वो सेल्फ एक्चुअलाइजेशन की थी। उसके बाद ये सिमेंटिक मेमोरी। सिमेंटिक मेमोरी इज मेमोरी ऑफ मीनिंग्स। सिमेंटिक्स जो है वो स्टडी ऑफ मीनिंग्स को कहा जाता है। इसको स्टडी ऑफ मीनिंग्स भी कह सकते हैं या मेमोरी ऑफ मीनिंग भी आप कह सकते हैं। Which school of thought Sigmund Freud belongs to? Psychoanalysis. Trial and error theory was presented by Thorndike. Trial and error सही व खतास को उर्दू में कहते हैं कि a person or a child keep on doing something unless he does that thing correctly. मुख्तलिफ ख़ताएँ करने के बाद आखिरकार जब इंसान सीख जाता है, जिस तरह शुरू में स्किनर बॉक्स में चूहा बार बार इधर दौड़ता रहता था और लीवर तलाश करता रहता था, आखिरकार उसको लीवर मिल जाता और वो फिर गैर ज़रूरी जो है वो मूवमेंट्स नहीं करता था बल्कि डिज़ायरेबल मूवमेंट ही करता था। पेवलोव्स वर्क वाज विद, पेवलोव ने डॉग पर तजर्बात किए थे जिस पर वो सलाइवेशन का टेस्ट किया था उसने। लर्निंग बाय इनसाइट थ्योरी इज आल्सो कॉल्ड गेस्टाल्ट, इसको हम पहले पढ़ चुके हैं। स्टिमुलस प्लेज अ डोमिनेंट रोल अकॉर्डिंग टू। अब मैं आपसे गुजारिश कर चुका हूँ कि स्टिमुलस और रिस्पॉन्स जो है ये पार्ट हैं। स्टिमुलस जो है डोमिनेंट रोल प्ले करता है किसमें, क्लासिकल कंडीशनिंग में, और रिस्पॉन्स जो है वो रोल प्ले करता है ऑपरेंट कंडीशनिंग में। इसी तरह रीइंफोर्समेंट जो है ये इस लफ्ज़ का तल्लुक जो है वो भी ऑपरेंट कंडीशनिंग के साथ है। सो स्टिमुलस प्ले अ डोमिनेंट रोल इन क्लासिकल कंडीशनिंग, रिस्पॉन्स प्लेज अ डोमिनेंट रोल इन ऑपरेंट कंडीशनिंग। कॉग्निटिव लर्निंग थ्योरी वाज प्रेजेंटेड बाय, अब कॉग्निटिव लर्निंग थ्योरी वाज प्रेजेंटेड बाय, यहाँ पे ब्रूनर है। इस स्टेटमेंट को थोड़ा सा मॉडिफाई होना चाहिए था क्योंकि उसने एक मॉडल पेश किया था, उसका यहाँ पे वैसा तज़किरा होना चाहिए था। बहरहाल प्रोजेक्टिव टेक्निक्स आर यूज्ड टू मेजर पर्सनैलिटी, काज ऑफ फ्रस्ट्रेशन, फोर्सेज इन द एनवायरनमेंट, पर्सनल वीकनेस, कॉन्फ्लिक्ट्स, ये सारे काजेज ऑफ
फ्रस्ट्रेशन है। इन प्री ऑपरेशनल स्टेज चाइल्ड लर्न्स रैपिडली। प्री ऑपरेशनल स्टेज जो है, जो कि 2 से 7 साल तक होती है, उसमें बच्चा क्या सीखता है? लैंग्वेज एंड एबिलिटी ऑफ एक्सप्रेशन, ख़ुद को बयान करना, अपनी बातों का इजहार करना और लैंग्वेज को एक्वायर कर लेता है। चाइल्ड बिगिनस टू अंडरस्टैंड द प्रिंसिपल्स ऑफ कंजर्वेशन। कंजर्वेशन का प्रिंसिपल क्या है? कंजर्वेशन का प्रिंसिपल का ताल्लुक जो है वो पियाजे की थ्योरी के साथ है। ये भी कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज में इसकी समझ आती है। मतलब क्या है? कंजर्वेशन का मतलब है बका, यानी कि एक जग है ना, उसमें 1 गिलास पानी है, तो छोटा बच्चा जो है, जो अभी कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज पर नहीं है, वो समझेगा कि शायद 1 गिलास पानी जग में कम नज़र आता है, और वही 1 गिलास अगर 1 गिलास में खड़ा हो तो वो उसको समझेगा शायद ये ज़्यादा है। तो वो अभी ये नहीं समझ पाता कि जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो ऑब्जेक्ट्स के तब्दील होने से भी किसी चीज़ की प्रॉपर्टीज़ वो चेंज नहीं होती, बल्कि वो सेम रहती हैं। उधर भी पानी उतना ही था, उधर भी पानी उतना ही था, लेकिन वो बच्चा भी इस चीज़ को नहीं समझ सकता, बल्कि वो जग में पड़े पानी को, 1 गिलास पानी को कम और उसी 1 गिलास वाले पानी को ज़्यादा समझता है। ठीक है, तो ये शुरू में उसको ये समझ नहीं होती, बाद में ये वो चीज़ उसको समझ आ जाती है, और इसको कहते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन, और ये कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज में इसकी समझ आती है। इन कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज चाइल्ड इंक्रीजेज नॉलेज, मेक्स डिसीजंस, मीट्स पीपल, तो वो थोड़ा बहुत सोशलाइज होना शुरू कर देता है। ठीक है, तो ये सारे ठीक हैं। मेंटल डेवलपमेंट रीचेज एट इट्स क्लाइमैक्स ड्यूरिंग फॉर्मल ऑपरेशन। साफ ज़ाहिर सबसे बुलंदी पर मेंटल डेवलपमेंट आखिरी स्टेज पर पहुंचेगी, और वो फॉर्मल ऑपरेशन स्टेज होती है, जहाँ पे एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग हो गई और रीजनिंग वगैरह के और क्रिएटिविटी वगैरह के कॉन्सेप्ट्स आ जाते हैं। द मेन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेजेस इमेजिनेशन, एस्थेटिक सेंस, क्रिएटिविटी, ये सारे हैं। फॉर्मल ऑपरेशन जो है वो लास्ट स्टेज है, उसमें सारी खूबियाँ आ जाती हैं, जितनी भी खूबियाँ आती हैं वो सारी आ जाती हैं। उसमें ख़ास तौर पर जो हायर ऑर्डर ऑफ थिंकिंग है, जिसमें इंटीग्रेशन, एनालिसिस, उसके बाद सिंथेसिस हो गया, एस्थेटिक सेंस, ब्यूटी, इमेजिनेशन, क्रिएटिविटी, सारे आ जाते हैं। थिंकिंग एंड रीजनिंग इज़ द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ थिंकिंग। ये देखिए हायर ऑर्डर है, थिंक करना, जज करना, इवेलुएट करना, क्रिएट करना, ये भी फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज का हिस्सा होता है। द वर्ड इमोशन इज ड्राइव्ड फ्रॉम द लैटिन वर्ड इमोवेयर। इमोवेयर मीन्स टू एक्साइट, टू स्टिर अप, टू एजिटेट, ऑल ऑफ दीज। द वर्ड मोरल इज ड्राइव्ड फ्रॉम द लैटिन वर्ड मॉस। मॉरल का जो लफ्ज़ है वो मॉस से माखूज है। मॉस मीन्स कस्टम, मैनर या हैबिट। द थ्योरी ऑफ साइको सोशल डेवलपमेंट वाज प्रेजेंटेड बाय एरिक्सन, जिस पर पहले हम बात कर चुके हैं। थ्योरी ऑफ moral development. Theory of moral development was presented by Lawrence Kohlberg. लॉरेंस कॉलबर्ग ने मॉरल डेवलपमेंट की थ्योरी पेश की थी, जिसमें प्री कन्वेंशनल, कन्वेंशनल और पोस्ट कन्वेंशनल के 3 लेवल्स थे, और इसकी 6 स्टेजेस थी। उसके बाद हायरार्की ऑफ नीड्स वार प्रेजेंटेड बाय मास्लो। कंसेप्ट ऑफ डिस्कवरी लर्निंग वाज गिवन बाय ब्रूनर। यहाँ पे जो दुरुस्त लफ्ज़ है, दुरुस्त जो ऑप्शन है, दैट इज़ ब्रूनर। बी जो है वो ठीक है। डिस्कवरी लर्निंग का जो है कॉन्सेप्ट, थ्योरी, वो ब्रूनर ने दी थी। अल्फ्रेड बी ने वर्कड ऑन इंटेलिजेंट टेस्ट स्टिमुलस दैट स्ट्रेंथन्स द रिस्पॉन्स ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। रीइंफोर्समेंट हमेशा डिज़ायरेबल जो डिज़ायरेबल टास्क होता है उसको इन्फोर्स करती है। आपने ऑपरेंट कंडीशनिंग के जो मेरा लेक्चर है उसको प्लेलिस्ट में जाकर लेक्चर्स ऑन डिफरेंट टॉपिक्स के नाम से की प्लेलिस्ट है, ठीक है, उसमें जाकर आपने ऑपरेंट कंडीशनिंग की थ्योरी को लाजमी देखना है, और आपको ये सारी चीज़ें इंशाल्लाह समझ आ जाएंगी। अकॉर्डिंग टू मैस्लो द मोस्ट इंपॉर्टेंट्स आर, अब मोस्ट इंपॉर्टेंट जो है, जो कि वो तरतीब से नीड्स जाती हैं, पहले फिजियोलॉजिकल नीड्स होती हैं, उसके बाद जो है वो सेफ्टी नीड्स होती हैं, उसके बाद लव एंड बिलोंगिंग, फिर स्टीम होती है, और फिर सेल्फ एक्चुअलाइजेशन होती है। तो शुरू में फिजियोलॉजिकल नीड्स होती हैं जो हमारे एग्जिस्टेंस के लिए ज़रूरी होती हैं, यानी कि हमारा शेल्टर, हमारा ऑक्सीजन, हमारे बेसिक यानी कि खुराक, नींद, इस किस्म की चीज़ें फिजियोलॉजिकल नीड्स कहलाती हैं। फिजिकल ग्रोथ इज़ अफेक्टेड बाय both environmental and biological factors. Learning means change in behavior. The first book on psychology was written by Aristotle. Educational psychology is the branch of applied psychology. The discipline of psychology is since the birth of man. Behaviorism is associated with J.B. वाटसन। बिहेवियरिज्म का फाउंडर जो था वो J.B. वाटसन था। उसके बाद बाकी जो स्किनर भी था वो बिहेवियरिस्ट था, ठीक है, लेकिन उसका जो मेन प्रोपोनेंट था, जो मेन उसका फादर था, दैट वाज J.B. वाटसन। इफ़ अ स्टूडेंट हैज़ एन एज ऑफ 11 years
फ्राम साइकोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू ही इज़ प्लेस्ड इन एडोलिसेंस। ये 11 साल से जो है 19 साल तक जो है ये एडोलिसेंस की एज होती है, और उसके बाद जो वो एडल्टहुड की एज होती है, ठीक है। अ नीड इज़ अ फूड इज़ अ मोटिव, अ नीड इज़ टू फूड एज अ मोटिव इज़ टू अ सर्टन काइंड ऑफ फूड। अ नीड इज़ टू फूड, खुराक की तलब या ज़रूरत ऐसी होती है जिस तरह क्या होता है, अ सर्टन काइंड ऑफ फूड, अ मोटिव इज़ टू सर्टन काइंड ऑफ फूड, यानी कि जिस तरह खुराक के लिए नीड कोई हैसियत रखती है, इसी तरह मोटिव भी एक किस्म की खुराक का दर्जा रखता है, ठीक है। अ नीड इज़ टू हंगर एज अ स्टिमुलस इज़ टू द स्मेल ऑफ द फूड। अब देखें, जिस तरह स्मेल ऑफ द फूड आपको इंस्टिगेट करती है, ठीक है, वो आपको स्टिमुलस का काम देती है, इस तरह जो है अ नीड इज़ टू हंगर एज अ स्टिमुलस इज़ द स्मेल ऑफ द फूड, ठीक है। तो नीड भी हंगर के लिए वही मकाम रखती है। जो कि स्मेल ऑफ फूड रखते हैं, ठीक है। मतलब ये दोनों एक दूसरे के एक ही तरह की चीज़ें हैं। Motivation is best defined in the terms of internal forces within the individual. Belonging, affections, and status are best classified as motives, which comes third in the series of Maslow's classification. पहले फिजियोलॉजिकल नीड्स, फिर सेफ्टी, फिर लव, ठीक है। तो लव आएगा। द मोस्ट ऑफ द डिफरेंसेस इन द इंटरेस्ट आर ड्यू टू द डिफरेंस इन एक्सपेरिमेंटल बैकग्राउंड एक्सपीरियंशियल बैकग्राउंड सॉरी, यानी कि जिस चीज़ के जितने एक्सपीरियंस लोगों के मुख्तलिफ होते हैं, उनके इंटरेस्ट भी उतने मुख्तलिफ होते हैं। द इंटरेस्ट ऑफ बॉयज़ इन स्पोर्ट्स रीचेज इन इट्स पीक इन प्री एडोलेसेंस पीरियड। चेंज इन द बिहेवियर इज द रिजल्ट ऑफ मेचुरेशन एंड लर्निंग। एट बर्थ द एवरेज वेट ऑफ द फुल टर्म बेबीज, लड़कों का 8 पाउंड एंड गर्ल्स का 7 पाउंड्स। एट द बर्थ विच ऑफ द फॉलोइंग इज क्लोजेस्ट टू द फाइनल एडल्ट लेवल, दैट इज द नंबर ऑफ ब्रेन सेल्स। An emotion is best defined as an excited state arising in response to stimuli. Emotional response to symbolic stimuli is primarily the result of learning. Emotional response to symbolic stimuli is primarily the result of learning. The first emotion experience appear in the infants is general excitement. The greatest degree of insecurity is due to fear, ठीक है। इनसिक्योरिटी का जो ग्रेटेस्ट डिग्री होती है दैट इज़ ड्यू टू फेयर। ये हमारे मज़ीद अबाउट 70 क्वेश्चन थे, उसके बाद जो 50 क्वेश्चन रह जाएंगे इंशाअल्लाह ताला आने वाली वीडियोस में उसको डिस्कस करेंगे। अल्लाह ताला आपको हामी नासिर हो। मेरे चैनल को ज़रूर लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट सेक्शन में अपनी आरा का इज़हार ज़रूर कीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।